हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज से जो है हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स पर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं रीएनालिसिस के टॉपिक। इसका कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें कई सारे लेक्चर्स होंगे और रियल एनालिसिस के अंडर में जितने भी टॉपिक्स हमारे आते हैं उन सभी के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को ब्रीफ करूँगा। ठीक, तो रियल एनालिसिस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे टॉपिक आएंगे जिसको हमें इन बेसिक के हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक, और मैं मोस्टली इस जो है रियल एनालिसिस के इस टॉपिक में या फिर आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करवाऊंगा। ठीक है, तो रियल एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज हम जो है बेसिक देखेंगे और कोशिश करूंगा मैं पूरी कि आज ही हम जो है एक ही लेक्चर में पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जो है ख़त्म करके वीडियो को एंड करें। तो जो पहला हमारा सबसे पहले बेसिक जो आता है वो आता है सेट। रियल एनालिसिस में ऐसे कई सारे टॉपिक होंगे जिसको सीखने के लिए हमें सेट थ्योरी को जानना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाएगा। ठीक, तो सेट क्या होता है सबसे पहले हम उसको एक बार देखते हैं। आप लोग होप कि इनमें से कई लोगों को पता है जो सेट हम लोगों ने क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है सेट। ठीक है, सेट मतलब होता है समुच्चय। ठीक, तो जिन लोगों को पता है तो वो जो है ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, तो सेट के बारे में हम नॉर्मली क्या जानते हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सेट इज अ ठीक, तो जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स के। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हमारा यहाँ पर हो सकता है। अब बात आती है कि कोई भी कलेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही जब मिल जाए हमें तब क्या हम उसको सेट कह सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक, उसके कुछ कंडीशन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये बताया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसके मीनिंग को हमें समझना बहुत जरूरी है सेट को समझने के लिए। अगर हमें ये जो वेल डिफाइंड जो वर्ड हमारा यहाँ पर आ रखा है वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पर्सन का जो आंसर होगा वो जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में? चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? वेरी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं और उन दो व्यक्तियों से मैंने जो है कुछ एक क्वेश्चन जो है उनसे पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने ये कहा कि भारत के सबसे टैलेंटेड जो है 10 लेखकों के नाम। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति से पूछा, फिर उसके पास में जो दूसरा व्यक्ति उससे भी पूछा। तो इस केस में होगा क्या कि भाई जो पहला व्यक्ति है वो कुछ लेखकों के जो है बुक्स पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि जो है ये सबसे टैलेंटेड है। ठीक, लेकिन मैं जब दूसरे से पूछूंगा तो वो कुछ अलग अलग नाम बताएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे पर्सन टू पर्सन आंसर हमारा जो है चेंज होने लगे तो उस कंडीशन में हम उस सेट को वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। ठीक, तो वेल डिफाइंड कहेंगे कब? जब आंसर हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने पूछ लिया, दो व्यक्ति है और उन दोनों व्यक्ति से मैंने एक क्वेश्चन किया कि जो है आप बताइए कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो पहले व्यक्ति ने बताया कि सर जो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3। फिर दूसरे से पूछा तो उसने भी वही आंसर दिया कि सर ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें ध्यान देना चाहिए कि दोनों ही व्यक्ति से जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर जो है क्या मिला? सेम मिला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन हमारा क्या हुआ? वेरी नहीं हुआ। तो ये जो वेल डिफाइंड जो वर्ड हमारा आ रहा है तो इसी को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, लिख देता हूं, आंसर शुड नॉट बी वेरी पर्सन टू पर्सन। मतलब आंसर जो है वो हमें क्या होना चाहिए? हमेशा के लिए सेम होना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको हम वेल डिफाइंड कहेंगे। अब किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने से ही वो सेट नहीं बन जाता है, उसमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
उसको हम n से डिनोट करते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर को यूज करते हैं। तो 1 2 3 इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन वही जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुटअप किया था, बोला था कि भारत के 10 प्रसिद्ध लेखकों के नाम। तो प्रसिद्ध लेखक हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो जिस लेखक के लिखी हुई चीजें समझ में आता है उसको, वो उसी को प्रसिद्ध मानेगा। टर्म समझ में आ, तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं, तो उस कंडीशन में हम उसको सेट नहीं बोल पाएंगे, ठीक, उसको हम सेट नहीं बोल पाएंगे। या फिर मैं कहूंगा कि कक्षा 11 में जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड बच्चों के लिस्ट या फिर बच्चों का कलेक्शन, तो उस कंडीशन में जो है वो भी हमारा एक सेट नहीं होगा, वो क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि जो 10 हमने बताया कि मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक, द मोस्ट टैलेंटेड बच्चे। तो किसी एक इंसान से मैंने पूछा, किसी एक बच्चे से पूछा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड बच्चों का जो है नाम बताओ, तो हो सकता है उसके लिए वो 10 बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट टैलेंटेड हो, ठीक, मोस्ट टैलेंटेड हो। लेकिन मैं जब दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से पूछा तो उन 10 के नाम उन्होंने नहीं लिया, उन 10 में से कुछ बच्चों के नाम लिए और बाकी कुछ और बच्चों के नाम लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ। तो उस कंडीशन में हम उसको सेट नहीं बोल सकते। होप कि आप लोगों को सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब हम जो है कुछ टाइपिकल्स देखेंगे। टाइपिकल सेट मतलब क्या है? जैसे कि मैं बात करूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को हम w से दिखाते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये जो नोटेशंस है ये जो है काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए एग्जाम में, ठीक, एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसको हम r से दिखाते हैं, ठीक। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम जो है q से दिखाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम i से दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक, तो उस कंडीशन में उसको हम z से भी दिखा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हम उसको देखिए, इंटीजर के सेट को हम i से दिखाते हैं और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को i पॉजिटिव से दिखाएंगे। फिर ऐसे ही सिमिलरली सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो उसको हम जो है i नेगेटिव से दिखाते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है नोटेशंस है सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक। ये भी काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प करता है, क्योंकि एग्जाम में जो है नोटेशन के थ्रू भी दे रखा होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, उसके कुछ एलिमेंट्स है, ठीक। आगे हम जब क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि इक्वलिटी ऑफ सेट, किसी दो सेट के इक्वलिटी होने की क्या क्या कंडीशंस होते हैं। देखिए, कोई भी दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उसके एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे या फिर सेम होंगे दोनों सेट में, ठीक है। तो उसको हम इक्वलिटी ऑफ सेट बोलते हैं। अब देखिए, सेट तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन सेट के बाद जो है हमारा एक आता है सबसेट। सबसेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसेट का कॉन्सेप्ट भी रियल एनालिसिस में बहुत है। तो सेट को समझ में अगर आता है, अगर हमें सेट समझ में आता है, तो सेट के बाद जो है हमारा सबसेट भी समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट A है, ठीक, A जो है हमारे पास क्या है, एक सेट है। अब जो है मैं कहूंगा कि B जो है A का सबसेट है, B जो है A का सबसेट है। इस B को हम कहेंगे A का सबसेट। कब कहेंगे? जब B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे किस में हो, A में भी बिलोंग कर जाए, तो जाकर के उसको हम जो है B को A का सबसेट बोलेंगे। इसको डिनोट करने का क्या तरीका होता है? B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। यहां पर इसका एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए कि एक A सेट मेरे पास है 1 2 3 और एक B जो है सेट है वो है 1 और 2।
तो देखिए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट्स ही है, ए के अंदर भी है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो होप के सबसेट भी आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। उसके बाद हमारा आता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे सेट, जैसे मैं बात करूंगा कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ जो है रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ठीक। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो मैं अगर इन सारे नंबर को लूं और ये जो है रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे के सारे टाइप के नंबर जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, जो है रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं आपके। तो हम रियल नंबर को बोल सकते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है। मतलब है कि ये जितने भी सेट होते हैं सभी के सभी सेट को कंटेन करता है। कौन? जो रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम एक यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ठीक। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेट होता है वो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, काफी इजी है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है और इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मुझे और एक यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके इस सेट में हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे ही जो है 10 तक एक सेट है। तो अगर मैं कंप्लीमेंट, ठीक, कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, तो कंप्लीमेंट को हम ए से डिनोट करते। तो किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से वो सेट को अगर हम माइनस कर देंगे तो उस सेट का हमें क्या मिल जाता है, कंप्लीमेंट मिल जाता है। अब कैसे, ठीक है, देखो u के वे अवयव जो a में ना हो, इसका मतलब क्या है कि a' की मैं अगर बात करूं तो वो है u के वो एलिमेंट्स आएंगे, ये जो a' जो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो कि a में नहीं हो, ठीक है। u के वे अवयव जो a में ना हो, तो ना हो मतलब 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको छोड़ के बाकी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ इंटरवल्स जानना हमें जरूरी है। इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज इंटरवल होता है और एक ओपन इंटरवल होता है। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखिए क्लोज इंटरवल को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि a और इसमें हमारा a, b दो एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके बीच में से मैं कोई एलिमेंट लूंगा तो a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। तो ये हमारा जो है क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब, अब मैं एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, मैं अगर इसको लिखूं 1,5, तो 1,5 का मतलब क्या है कि अगर कोई मैं x वैल्यू लूं इसके अंदर से तो 1 भी आएगा और 5 भी इंक्लूड होगा उसमें। देखिए ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, स्मॉलर इक्वल का और इधर ग्रेटर इक्वल का। तो इस टाइप से हम जो है क्लोज इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, या फिर ऐसे उल्टा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसमें अगर मैं कोई भी एलिमेंट लिखूंगा a, b, तो इसको हम ओपन इंटरवल a, b बोलेंगे। और ओपन इंटरवल में फर्क क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लिखा तो वो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रखना, क्लोज और ओपन इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर के हमें काफ़ी चीज़ों में ये जो है हेल्प करेगा। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, जब हम लिमिट पॉइंट वगैरह क्लियर करेंगे, जब लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस सीरीज को हम डिस्कशन करेंगे, तो उस टाइम आपको जो है ये ओपन और क्लोज इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो होप कि आज जो है ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और कल के लेक्चर में हम जो है रियल एनालिसिस का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।